होल्स। ठीक है, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। आपका चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन कराया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कोई भी कंडक्टर है उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी कंडक्टर होता है उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हीट की वजह से, ड्यू टू रूम टेम्परेचर या हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या करते हैं, ये रैंडमली मोशन करते हैं। यानी इसको भी हम और डिटेल से बाद में बात करेंगे। ये आप इतना याद रखिए, ये रैंडमली मोशन करते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल प्रोवाइड करा देते हैं, पोटेंशियल कौन देता है, बैटरी देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेल या बैटरी एक सोर्स है। क्वेश्चन यहीं पे बना, एक ही क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो आपको साथ साथ क्लियर होते रहेंगे कि सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल मेंटेन करती है उस सोर्स का नाम क्या होता है, बैटरी होता है। तो इस कंडक्टर में जैसे ही हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कराया तो ये पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी एक्चुअल में कौन मोशन कर रहा है, चार्ज ही तो मोशन कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन या चार्ज ही क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और जब चार्ज के द्वारा जो मोशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसके बारे में बात कर देते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, ये तो आपको समझाने के लिए नोट्स मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहाँ से लिखेंगे नोट्स। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर से जो चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम में। यानी चार्ज पर यूनिट टाइम नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी ये आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। अब देखिएगा यहाँ पर जो करंट की यूनिट की बात करें तो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, देखिए चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। यानी कूलाम पर सेकंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर हमने क्या रखा है, इसका नाम एम्पियर रखते हैं। ठीक है, कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, वो किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं करंट के बारे में। जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कई जगह आप इस स्केलर को जो टेंसर भी मिल जाएगा, कैसी, टेंसर भी मिल जाएगा। स्केलर और टेंसर देखो, अगर एग्जाम में आता है कि ऑप्शन में स्केलर भी है टेंसर भी है, तो आप टेंसर को टिक करेंगे। ठीक है ना, अब देखो टेंसर क्वांटिटी क्या होती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर स्लो है। वेक्टर स्लो हमने पढ़े थे ना, याद हो तो आपको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये वेक्टर स्लो को फॉलो नहीं करती है, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर स्लो को फॉलो नहीं करती है वो टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। या फिर हम इसको स्केलर भी बोल सकते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, करंट हमेशा प्लस से निकलेगा, ऐसे इस तरह से चलेगा, और हमेशा माइनस की तरफ आएगा। तो ये क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि ये वेक्टर स्लो को फॉलो नहीं करती है। अब वेक्टर स्लो को फॉलो नहीं करती है तो इसका मतलब ये करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, तो ये करंट के बारे में हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। अब देखिएगा इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि, एक मिनट,
दिख रहा है ना सभी को? है? हाँ, देखिएगा अब एवरेज करंट, एवरेज करंट आप बता सकते हैं कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही तो निकालते हैं हम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो ये आई एवरेज है, इसको हम टोटल चार्ज यानी डी क्यू अपॉन डी टी यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसको हम क्या बोल देते हैं? टोटल, सॉरी, एवरेज करंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एवरेज करंट है वो कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए सबसे एक और पूछा जाता है आपको, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस यानी जो बहुत ही अल्प समय के लिए यानी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए जो करंट होता है उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। यानी आई इक्वल टू कितना होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। यानी डी क्यू क्या होगा? स्मॉल चार्ज इन स्मॉल टाइम इंटरवल, उस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। या किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको, आई इक्वल टू लिमिट ऑफ टाइम जीरो डी क्यू अपॉन डी टी। यानी जो टाइम है वो बहुत ही छोटा है, लगभग जीरो के, तो उस केस में जो चार्ज होता है, सॉरी जो करंट होता है वो किस तरह से होगा? डी क्यू अपॉन डी टी, यानी आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इससे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी क्यू वो किसके बराबर हो जाएगा? आई डी टी के। और अगर हम टोटल क्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। भी स्मॉल चार्ज डी क्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो यहाँ से अब टोटल चार्ज निकालेंगे, आपको पता है कि जब भी हम टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई डी टी कितना हो जाएगा? क्यू की वैल्यू। ठीक है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी टाइम, ये टाइम इंटरवल यानी टी वन टाइम से लेके और टी टू टाइम तक है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक सिर्फ चार्ज का था। अब देखिएगा थोड़ा सा एक अलग पॉइंट और है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सी जी एस यूनिट, करंट, यानी करंट की जो सी जी एस यूनिट है वो क्या होती है? देखिए, अगर हम बात करें कि एसआई यूनिट, ठीक है ना, करंट की वो एम्पियर होती है, लेकिन जो सी जी एस यूनिट होती है वो क्या होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? बायोट बोलते हैं। ठीक है ना, बायोट यानी बी आई ओ टी। सी जी एस यूनिट क्या होती है? बायोट बोलती है, और इसी को हम बी आई से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। सिंबल इसका बी आई होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बायोट होती है। ठीक है, और ये 1 एम्पियर है। अगर हम बात करें 1 एम्पियर है वो कितना हो जाता है? 1/10 बायोट। 1 एम्पियर है वो कितना हो जाता है? 1/10 बायोट। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है? 1 नंबर में आपसे ये पूछेगा 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है, डिफाइन 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में हमने जो पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक करंट तो ये तो आप इजीली कर लोगे, चार्ज वगैरह क्वेश्चन देख के आपसे पूछ लेगा कि, अब देखिएगा 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। भाई अभी हमने पढ़ा आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। अगर चार्ज, ठीक है ना, अगर चार्ज भी 1 कूलाम हो जाता है और टाइम भी अगर 1 सेकेंड हो जाता है, उस केस में बताइए करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा कि नहीं? भाई अगर Q की वैल्यू भी 1 रखेंगे और I की वैल्यू भी 1 रखेंगे तो, सॉरी, Q की वैल्यू भी 1 रखें और T की वैल्यू भी 1 रखें तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ये ध्यान भी रखना है आपको। ध्यान रखने का मतलब क्या है? याद रखना है आपको। ठीक है, ध्यान तो अलग चीज होती है, याद अलग चीज। ठीक, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? इफ 1 कूलाम चार्ज, कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड
थ्रो एनी कंडक्टर नोन एज 1 एम्पियर। तो अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है ना। अब देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार बता दीजिए मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत है? जतिन नो, समझ में आ रहा है सभी को या ना कह रही है? देखो फिर बोल रहा हूँ, आप साथ साथ पढ़ते रहना। अगर नहीं पढ़ेंगे, तुम सोच रहे कि क्लास क्लास में पढ़ के ही काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, बार बार। और ये भी नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया बस ठीक है। हर देखो शेड्यूल बनाओ आप। टाइम आप 12th देखो, आपके लिए बोर्ड क्लास वैसे है, ठीक है ना। इस साल का जो रिजल्ट है, आप ये सोच रहे होंगे कि स्कूल रिजल्ट बनाएगा तो बहुत अच्छा बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस देखी जाती है, पीछे साल की भी, स्कूल का एवरेज रिजल्ट भी देखा जाता है। इस साल आप देखेंगे कि सभी बच्चों की 90 नहीं बनी है, सभी बच्चों की 80 नहीं बनी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 46, 47, 48 भी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं 50 भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपकी जो। और ऊपर के बाद टीचर पे भी थोड़ा सा कि भी हाँ ये ध्यान रखता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। ये तो तुम्हारे लिए तो और भी अच्छा है कि भी ना तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही घर से, आप बिल्कुल जब भी मन कर रहा है आप। स्कूल में तो बेंच पे बैठना पड़ता है, ठीक है। आप तो यहाँ पे भी आराम से सोफे पे बैठ के आप देख सकते हैं वीडियो वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है। अब देखिएगा एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स लिखते हैं कि मान लीजिए कंडक्टर वायर है, ठीक है ना, इसके अंदर 20 माइक्रो एम्पियर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। 20 माइक्रो एम्पियर करंट है, वो कितनी सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 30 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि 20 माइक्रो एम्पियर करंट है, वो कितनी देर के लिए ट्रांसफर फ्लो हो रहा है? 30 सेकंड के लिए, इस कंडक्टर वायर से। ये कंडक्टर वायर हमने जो लिया है, तो पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है इसमें कि इस वायर के अंदर टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो कितना हुआ है, यानी जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो कितना हुआ है। क्यू की वैल्यू निकालनी है एक आपको, ठीक है ना। और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दो चीज पूछी है। एक तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, और सेकंड पूछा आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए। तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है ये तो। कि भी आपको आई दे रखा है, आई दे रखा है आपको, और टी दे रखा है। तो देखिएगा आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो यहाँ से देखिएगा आप क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा चार्ज तो हम निकाल सकते हैं, आई का मतलब 20 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 हो गया, और एम्पियर टी इक्वल टू कितना हो गया, 30, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर, यानी इसको आप ऐसे लिख दीजिए। मैं चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। वैसे तो आप 12th क्लास में होगी, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब सीधा लिख देंगे इसको, 6 इंटू 10 की पावर -4। कभी आप 2 जीरो लगा के फिर 10 की पावर +2, टाइम बचाना सीखो, ठीक है। एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं देखता कि स्टेप की नंबर, उसको यहाँ से मतलब है, ठीक है ना। आप कभी उसको ये सब सिखाओ कि हमने ऐसे किया है, हमने पहले 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 की पावर -6, ये 600 हो गया, फिर 10 की पावर। कई बच्चे हो जाते हैं ज़्यादा एडवांस बन जाते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं। फिर इसको 6 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6, फिर इसको लिखते हैं 10 की पावर -4। सीधा आप यहाँ से यहाँ कीजिए। इसका इतना उसको भी पता है कि जो एग्जामिनर है कि बच्चा 12th में है, उसको इतनी कैलकुलेशन आती होगी। वो बात अलग है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं भी आती है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप टाइम कम से कम वेस्ट करें, कि एग्जाम में भी 3 घंटे बहुत सफिशियंट होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 3 घंटे में पेपर भी नहीं हो पाता है। तो सबसे ये भी एक बहुत बड़ा टाइम मैनेजमेंट का रोल होता है।
तो आप कर लेंगे। आई होप आपके पास जो Q है वो आ गया 6 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n निकालना है तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला Q इक्वल टू NE। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा Q बाई E। तो Q की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ और E की वैल्यू तो सभी को पता होगी अब 10⁻⁻19। इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है ना। इसका आंसर आपको पता है कितने लगभग ही आ जाएंगे 375 के लगभग। 375 इंटू 10⁻13 के लगभग आएगी, ठीक है ना। ये देख लेना इतने इलेक्ट्रॉन से वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। कोई आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट डेंसिटी। जिसको हम जे से लिखते हैं, ठीक है ना, कैपिटल जे से। वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी क्या होती है देखिएगा, ये कोई वायर है, ठीक है ना, ये कोई वायर है, इसका ये फेस है। एक मिनट, क्या मैसेज आया किसी बच्चे का, मुझे मैसेज पढ़ने दे। 3.1 10⁻14, हाँ वो एक ही बात है। आप 3 पॉइंट राउंड ऑफ में लिखते हैं 14 करके। एग्जैक्ट वैल्यू तो जो मैंने बताई वो आ गई थी। करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं हम। करंट डेंसिटी क्या होती है देखिएगा, इसको जैसे लिखते हैं। देखो ये वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। वायर का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। समझ में आया ना। किसी भी एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, अगर करंट डेंसिटी की निकले, टोटल करंट, टोटल करंट passing through perpendicular of any cross section area known as current density। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ये इसका एरिया कितना है, ए मान लेते हैं। आप चाहे तो इसको एस मान भी सकते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने ये लिया है इसका एरिया मान लेते हैं कितना है, ए है, या फिर आप इसको एस भी मान सकते हैं एरिया को। और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिएगा करंट डेंसिटी जे होती है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। तो करंट थ्रू पर यूनिट एरिया नोन एज द करंट डेंसिटी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जे ए या जे एस। अब मुझे बताइए यहाँ पे डॉट आएगा क्रॉस आएगा, ये बता दीजिए जल्दी से, जल्दी करो क्लास एंड होने वाली है। जे और ए के बीच में डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, डॉट आएगा, क्योंकि करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, इसलिए डॉट आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं करंट डेंसिटी के बाद यहाँ एक फॉर्मूला और निकल के आ जाता है, आई इक्वल टू जे ए कोस थीटा, जे ए कोस थीटा। और आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आई इक्वल टू किसी सॉरी आई इक्वल टू आपको जे एस कोस थीटा भी मिल जाएगा अगर एरिया आपने एस माना है तो बच्चों ये होती है करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी की बात करें यानी किसी भी पर यूनिट एरिया से जितना करंट पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। यानी ये हम बात कर चुके हैं कि जो J इक्वल टू आई अपॉन। अब देखिएगा इफ करंट इज वेरी स्मॉल, अगर करंट बहुत छोटा है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। स्मॉल एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको कि तो
डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे डॉट डी ए, और टोटल जो आई है अगर हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, जे डॉट डी, ये फॉर्मूला भी बनता है, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो। बच्चों आज के लिए इतना ही, ये ध्यान रखना कि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो जे होती है करंट डेंसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी डायरेक्शन बता सकते हो किधर होगी, जिधर करंट फ्लो हो रहा है ना उधर ही होती है इसकी डायरेक्शन, जे की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होता है ना उसकी डायरेक्शन में ही होती है इसकी करंट। देखो बच्चों नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप नोट्स में से लिखेंगे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। करंट डेंसिटी से ज़्यादा भी आप लिख लेना, कल हम बात करेंगे ओम्स लॉ में और उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे प्रॉपर्टी है उनके बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।